बाहों में अपनी, अगर काश इतनी तू भारी ना होती। हाथ लगा पॉकेट पर देखा, फोन चुरा कर चली गई। कि आप ये कविता जो पढ़ रहे हो आतंकवादियों के विरुद्ध, और ये सामने सारे आतंकवादी है। इसीलिए कहा है कि हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, और जिंदगी यूं ही बसर कर जाएगी, बस उसकी मेहरबानी चाहिए। पल्स चेक करने के लिए किसी स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं। कि मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, तो सास बोली बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाए। तो ये तो कविता आपकी नहीं है। जब हमने थोड़ा सा जोड़ दिया तो बोला मेरे भाई की है। नमस्कार, हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोज मक्खन, और आप देख रहे हैं मनोज मक्खन द टॉक शो। और आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के सुप्रसिद्ध हास्य कवि, नई दिल्ली भारत से डॉक्टर रसिक गुप्ता जी। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है रसिक गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। रसिक गुप्ता जी, सबसे पहले पूछना चाहूंगा, आपकी जो काव्य यात्रा जो आपने प्रारंभ करी, उसमें हिंदी काव्य मंचों पर, हिंदी कवि सम्मेलनों पर आपने जो ये काव्य यात्रा का शुभारंभ किया, वो लगन आपको कॉलेज से ही थी या फिर आप स्कूल समय से कविता का लगाव आपका रहा है? शौक मुझे स्कूल टाइम से था। मैं 8वीं कक्षा में था जब तुकबंदी प्रारंभ हो गई थी मेरी, और कक्षा में सबको पता चल गया था कि कविता के कीटाणु इनके अंदर प्रवेश कर गए हैं। लेकिन कॉलेज तक आते आते वो डेवलप हो गए, और 1992 से मैं मंच पर। ऐसा लगता है कि आपकी भी सबकी तरह शुरुआत कॉलेज और स्कूल समय में प्रेम और मोहब्बत से ही हुई है। कॉलेज में जब मैं था, एक लड़की ने मुझसे कहा मेरे लिए प्रेम की 4 पंक्तियां लिख दोगे? तो मैंने कहा जी मैं हूं तो हास्य का कवि, लेकिन अब कॉलेज में आके थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और वो मेरी अंतिम कोशिश थी, क्योंकि उसके बाद वो लड़की कॉलेज छोड़ गई। तो वो 4 पंक्तियां मैं मनोज भाई सुनाता हूँ। कि मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, तमन्ना कभी पूरी सारी ना होती, और झुलाता तुझे रोज बाहों में अपनी, अगर काश इतनी तू भारी ना होती। इसका मतलब बहुत वजनदार थी वो। हाँ, ये पहला झटका मुझे लगा। तो दोबारा एक अवसर मिला प्रेम का, एक लड़की को देख के मुझे प्रेम हो गया। वहां मेरे साथ जो कुछ हुआ मनोज भाई सुनिए। बिल्कुल, स्वागत है आपका। कि नूर हूर का देखा मन की बिखर बिखर कर कली गई, नूर हूर का देखा मन की बिखर बिखर कर कली गई, 1 मिनट के भीतर भीतर किस्मत अपनी छली गई, और इससे पहले सोचू समझू टकरा कर छू मंतर वो, हाथ लगा पॉकेट पर देखा फोन चुरा कर चली गई। तो ये तो ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ हो गया। उसके बाद मैंने प्यार व्यार के चक्कर में पड़ा नहीं, सीधी अरेंज मैरिज करी फिर। आपने श्रृंगार भी लिखा और गीत भी लिखे, यहाँ से आपने हास्य का दामन थाम लिया। जी जी। रसिक जी, डॉक्टर साहब, मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में काम करता हूँ, इंजीनियर्स को असिस्ट करता हूँ। इंजीनियर के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मैं इंजीनियर्स के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी इंजीनियर्स हैं मेरे दिल के बहुत करीब है। ऐसा मेरे दिल के करीब इसलिए है क्योंकि आप जब इंजीनियर शब्द के अंदर जाएंगे तो देखेंगे इसके 3 टुकड़े मैंने किए कि इंजीनियर, इन, जी और नियर। इन मैंने अंदर, जी मैंने दिल, कहते जी नहीं लग रहा यार उसको, और नियर मैंने पास। तो अंदर दिल के पास जिसका स्थान होता है वो इंजीनियर होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सैल्यूट करता हूँ। क्या बात है। जो आपके करीब हैं, जो आपके डियर और नियर हैं, उन श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं बस 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि कला ये चीज है जग में कभी जो खो नहीं सकती, कला वो चीज है जग में कभी जो खो नहीं सकती, हंसाती है जो दूजों को वो आंखें रो नहीं सकती, हंसाना ही खुदाई है, हंसाना ही इबादत है, हंसाने से बड़ी पूजा जहां में हो नहीं सकती। इसीलिए कहा है कि हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, और जिंदगी यूं ही बसर कर जाएगी, बस उसकी मेहरबानी चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि आपने हास्य के रस के अलावा कभी वीर रस या ओज में कोई बात कही? ऐसा कोई वाकया जो आप आज साझा करने जाएंगे, हमसे शेयर करना चाहेंगे? जो एक बार ऐसा हादसा हुआ कि हमारे देश के एक बड़े कवि तिहाड़ जेल में कविता पढ़ने गए मेरे साथ, और हम खूब जमे लोग। वो कवि भी हमेशा जमते थे, हर जगह जमते थे, खूब तालियां बटोरते थे, लेकिन उस दिन एक भी ताली नहीं बजाई किसी ने। क्या बात? अब वो बिल्कुल लगभग हुट की स्थिति में आ गए। और जब हम कार्यक्रम के समापन के पश्चात जेलर साहब के कमरे में उनके साथ चाय पी रहे थे, तो
वो कवि बड़े निराश, हताश, परेशान लग रहे थे। तालियों के बिना तो कभी निराश ही हो। हाँ, एक ताली नहीं। तो बोले जेलर साहब एक बात पूछना चाहता हूँ, ये तालियां हर जगह झंडे गाड़ती है, तालियों का पाठ खड़ा कर देती है, आज क्या हुआ? आज एक भी ताली नहीं बजी। तो जेलर ने जो जवाब दिया मक्खन भाई, उन्होंने बताया कि आप ये कविता जो पढ़ रहे हो आतंकवादियों के विरुद्ध, और ये सामने सारे आतंकवादी है, तो ये आपको जिंदा जाने दिया, यही बड़ी बात है। बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपने वहाँ कुछ खास परफॉर्म किया होगा, वो बताइए आपने क्या परफॉर्म किया? एक चीज जो मैंने स्पेशल कैदियों के लिखे, वो 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, क्योंकि बिल्कुल, उनके बिल्कुल। मन की बात थी कि जेब कतरे का बेटा बोला। मैंने कहा देशभक्ति कहीं भी हो सकती है, जेब कतरे में भी हो सकती है। मैंने उनकी कमजोर नब्ज को पकड़ा, क्योंकि वो बहुत सारे जेब कतरे बैठे थे, और उनके लिए वो कविता लिखी कि जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में, ना फ्रांस में, ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। तो बाप बोला मैं धन्य हुआ, बाप बोला मैं धन्य हुआ, जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। अच्छा है, कविता में हास्य रस को आपने चुना, लेकिन कभी श्रृंगार रस में आपने कभी कुछ लिखा हो तो वो जरा सुनाइए आप। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। एक कॉलेज के कार्यक्रम में श्रृंगार की 4 पंक्तियों पर पूरा स्टैंडिंग ओवेशन मिला मुझे, और लोग खड़े हो गए, और उसके बाद समझ लो कविता पढ़नी मुश्किल हो गई, क्योंकि इतनी तालियां और इतनी सीटियां बज रही थी, वो भी हास्य के कवि के लिए। हास्य कवि के लिए, क्योंकि उस दिन मैंने श्रृंगार की पंक्तियां पढ़ दी थी, और वो जो सीटियां बजा रही थी वो सिर्फ लड़के नहीं बजा रहे थे, वो लड़कियां भी बजा रही थी। तभी आप खुश हो रहे थे। तो मुझे लगा कि मैंने उनके मन की बात कह दी, उनके दिल की बात कह दी। वो 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं कि हम अपने प्यार की बारिश तुम्हारे नाम कर देंगे, हम अपने प्यार की बारिश तुम्हारे नाम कर देंगे, उलझ रेशम सी जुल्फों में सुबह को शाम कर देंगे, और आज जरा नजदीक तो आओ, जरा नजदीक तो आओ मेरी जाना जरा सा तुम, तेरे होठों पे रख के होठ ट्रैफिक जाम कर देंगे। चलो बढ़िया है। रसिक जी, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी कवि को या किसी मित्र को सलाह दी और वो सलाह ही आपके ऊपर उल्टी पड़ गई? होता है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने कवि मित्र के साथ, विनोद पाल के साथ मैं जा रहा था, तो मैं स्कूटर पर चला रहा था उस वक्त, आगे आगे वो पीछे बैठे थे, तो सामने से एक और स्कूटर आ रहा था, उसकी हेडलाइट ऑन थी। तो मैंने कहा विनोद जी देखो, मैं बताता हूँ आपको कि सामने वाला अगर आ रहा हो और उसकी हेडलाइट ऑन हो तो उसे कैसे हम समझाएं कि आपकी हेडलाइट जल रही है, बंद कर लो। तो जब वो निकट आ गया तो मैंने उसको ऐसे इशारा किया, मैंने कहा आपकी हेडलाइट जल रही है। तो बोला भाई साहब पहले अपनी तो बुझा लो। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, अक्सर होता है। कवि सम्मेलन में कुछ प्रसंग, कुछ दौर ऐसा होता है जहाँ कार्यक्रम बहुत होते हैं, जैसे रंगों को त्योहार, होली, नववर्ष। बिल्कुल। तो होली पर कुछ विशेष बात हो तो बताइए। होली की 3-3, 4-4 महीने पहले बुक हो जाती है। ये इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक बड़े कवि ने मुझे 4 महीने पहले बुक कर लिया होली के दिन, और संयोग ऐसा हुआ कि मैं वो डेट डायरी में लिखना भूल गया और दिमाग से भी स्लिप हो गई, और होली बिल्कुल निकट आ गई, और मैं सोच रहा यार होली पर कोई प्रोग्राम नहीं आया। तो मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया, मैं कहा यार होली मेरी तो खाली जा रही है, कोई जुगाड़ करो। तो बोला भी जुगाड़ तो मैं कर दूंगा, लेकिन पेमेंट जो है ना, वो पेमेंट तो इस वक्त जो है ना थोड़ा सा दिक्कत है, आप अगर ऐसे आओ तो आ जाओ। मैंने कहा भाई साहब इज्जत बचा लो, मैं तो ऐसे ही आ जाऊँगा। अब भाई साहब मैं वहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर पहुँच गया, और वो कार्यक्रम दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर था। अच्छा। और शाम को 6 बजे जब कार्यक्रम वहाँ प्रारंभ होना था, अचानक मेरे पास उसी बड़े कवि का फ़ोन आया जिसने मुझे बुक किया था। कह रहा रसिक भाई कहाँ हो? मैंने कहा जी मैं तो बहुत दूर हूँ ऐसे ऐसे कार्यक्रम में। अरे बोले हमारा कार्यक्रम आपने बुक किया हुआ है। अरे मैंने कहा दादा मैं भूल गया डायरी में लिखना, और मैं तो खाली था बिल्कुल, मैं तो बिना पेमेंट के पढ़ने आ गया। इतना मोटा लिफाफा छोड़ के। तो उस दिन बड़ी तकलीफ हुई। केवल आप ये कहना चाह रहे कभी भुलक्कड़ भी हो जाए तो ज्यादा प्रोग्राम आ जाते हैं तो। काफी रस है आपकी बातों में जी भाई साहब। और एक विषय और मेरे दिमाग में है, हिंदी काव्य मंचों पर हम कवि सम्मेलन के मंच को माँ सरस्वती का मंच कहते हैं। माँ शारदे की हम पूजा अर्चना करते हैं, सरस्वती वंदना पढ़ते हैं। आजकल कविता का स्तर बहुत नीचे गिर गया, चुटकुले बहुत हावी हो गए हैं। उसके अलावा ये भी देखा गया है कि आजकल लोग
पी के भी आने लगे हैं। बिल्कुल। इस विषय पर आप क्या प्रकाश डालेंगे, आपके क्या विचार है, मैं ये जानना चाहता हूँ। भाई साहब, एक मुझे किस्सा याद आया। आर्य समाज का एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन जापानी पार्क में था और मुझे निमंत्रण मिला था, मैं वहां पर कार्यक्रम में उपस्थित था कवि सम्मेलन में। तो एक बड़े कवि को निमंत्रण था लेकिन वो लेट हो गए, तब तक हम अपना कार्यक्रम निर्बाध गति से निरंतर चल रहा था कवि सम्मेलन। अचानक से एकदम भगदड़ सी मची और वो कवि आ गए, कवि जी आ गए। और वो कवि उम्र में भी 75 प्लस और जिनके पास कई कई फिल्म फेयर अवार्ड। अच्छा, इतने बड़े कवि। इतने बड़े कवि वो जब आए तो निश्चित रूप से सब होगा। तो उनको लेने के लिए जब गए वहां पर हमारे आर्य समाज के अनिल जी, तो वहां देखा नीचे जाकर के उनके मुंह से बदबू आ रही थी। तो वो समझ गए कि ये मदिरा पान कर करके ही आए हैं घर से। तो उन्होंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आर्य समाज का पवित्र मंच है, हम इस मंच पर आपको अनुमति नहीं दे सकते। आपका जो पेमेंट है, आपका जो लिफाफा है, ये मैं लिफाफा आपको समर्पित करता हूँ। प्लीज आज आपका यहाँ काव्य पाठ संभव नहीं होगा। तो वो कवि लिफाफा लेकर के बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। कहने लगे तो कवि का अपमान है। बोले जी, एक अपमान तो होना ही पड़ेगा, चाहे तो कवि का हो चाहे आर्य समाज का हो। ये तो आपने सामाजिक मंच की बात करी, लेकिन ये जो कुप्रथा है कवि सम्मेलनों में, ये हर क्षेत्र में है, बस पांचों उंगली बराबर नहीं। और बहुत सारे कारण हैं जो इसके अभ्यस्त हैं, वो अपने अलग कारण गिनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि कलाकार को स्ट्रेस है, बिना पिए मजा भी नहीं आता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम भी कवि सम्मेलन यात्राओं पर रहते हैं लगातार 3-3 दिन तक, कई बार ऐसा होता है संयोग हम सो नहीं पाते। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि हम जो है वो मदिरा पान से जुड़ जाएं, दूसरे नशे करने लगें, तंबाकू गुटखा ये सब चीजें। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये सारा संबंध मन से है। जिसको लत लग गई है वो किसी भी रूप में उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। ऐसा लग रहा है कि हम बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। तो कोई, आप हास्य के कवि हैं, कोई एक हास्य की कविता आज हो जाए तो मजा आ जाए। मैंने बहुत कविताएं हास्य की लिखी, लेकिन एक कविता मैं चींटी पर सुनाता हूँ आज आपको। आप कल्पना नहीं कर सकते कि चींटी जैसे विषय पर हास्य कैसे निकालोगे। अच्छा, तो वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ हास्य कि चींटियां। मुझे इसकी प्रेरणा मनोज भाई वहां से मिली कि एक जगह डेड बॉडी पड़ी थी, तो लोगों ने कहा कि हल्दी लाओ, इसके चारों तरफ डाल दो। अच्छा, तो चींटी नहीं आएगी। मैंने कहा अच्छा, चींटी को पता है कि ये मर गया। हम डॉक्टर के पास भेजते हैं, और डॉक्टर आकर के फिर स्टेथोस्कोप लगाएगा, फिर ईसीजी करेगा, सारा जांच करेगा, फिर बताएगा कि मर गया। चींटी को पहले ही पता है। वहां से कविता का जन्म। बहुत बढ़िया विषय है जी, कि चींटियां दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर। पल्स चेक करने के लिए किसी स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं। पता नहीं कौन से मेडिकल कॉलेज में पढ़ी है, कौन है इनका गुरु। इधर किसी का जीवन खत्म, उधर चींटियों द्वारा पोस्टमार्टम शुरू। क्या बात है। थोड़ी सी देर में कहीं से कहीं पहुंच जाती है अपनी सुपरफास्ट चाल से, और हल्दीराम की मिठाइयों को तो ढूंढ के निकाल लाती है पाताल से। मीठा बहुत पसंद है इनको, मीठा बहुत पसंद है इनको, लेकिन ज्यादा स्वाद नहीं भाता इनको खारे का। और सबसे पहले चींटियों को ही पता चलता है मोहल्ले के हर भंडारे का। क्या बात है। मैंने एक चींटी से पूछा, तुम अगले जन्म में चींटी बनना चाहती हो या चीटा? बोली वैसे तो मैं हर जन्म में चींटी बनना चाहती हूँ, लेकिन उसमें एक ही घाटा है, अगर कोई चींटा किसी को काट ले तब भी बदनाम हम ही होती हैं, जरूर किसी चींटी ने काटा है। सही बात। एक चींटा मुझे चिढ़ाते हुए बोला कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो सिर्फ तुम्हारे दिल में रहती है, लेकिन हमारी गर्लफ्रेंड चींटी तो हमारे साथ ही हमारे दिल में रहती है। एक चींटी बोली वैसे तो हमारी प्रजाति गुणों की खान है, लेकिन इस बार तो मैं माउंट एवरेस्ट पे भी होके आई हूं, जहां -60 डिग्री तापमान है। तो माउंट एवरेस्ट से लौटा एक पर्वतारोही बोला मैं नहीं मानता, और कोई दम नहीं है चींटी रानी तुम्हारे इस झूठ में। चींटी बोली अरे बावड़े, मैं तो छिपी बैठी थी तेरे स्लीपिंग सूट में। दिमाग बहुत है हमारे अंदर, दिमाग बहुत है हमारे अंदर, भले ही छोटे छोटे से है पैर। और एक बार तो किसी की जेब में बैठ के बिना पासपोर्ट लंदन तक की करिया सैर। क्या बात है। हम चींटियां एक बार चले तो चलती ही जाएं किसी अंतरिक्ष यान की तरह, या फिर किसी भारतीय महिला की जुबान की तरह। क्या बात है। या फिर किसी भारतीय महिला की जुबान की तरह। और ये दो पंक्तियां विशेष रूप से मैं मनोज भाई आपको समर्पित करता हूं। बिल्कुल स्वागत है आपका। कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में
मेरे साथ अलग अलग व्यवहार होता है, लेकिन धन्य है सनातन धर्म, धन्य है सनातन संस्कृति, जहां हमारे बिलों पर आटा डालकर हमारा सत्कार हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चींटी बोली कि वैसे तो मैं किसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो ऐसा काट खाऊं कि सारा नशा उतार दूं, और सूंड में घुस जाऊं तो बड़े से बड़े हाथी को मार दूं। आदमी 2 सीढ़ी से गिरे तो 3 महीने का पलस्तर। कभी कभी ऐसी भी किस्मत फूटती है, और उधर चींटी को देख लो, छत से गिरे उठ के चल दे, अगली की टांग तक नहीं टूटती है। क्या बात है। और जिन पंक्तियों के लिए कविता लिखी, वो पंक्तियां पढ़कर मैं समापन करता हूं कविता का, कि चींटियां अपने वजन से 50 गुना वजन उठाकर चलती हैं। दिन और रात 24 घंटे जिंदगी ने इनसे बहुत मेहनत करवाई है, इसीलिए चींटियां कभी भी सोती नहीं, क्योंकि भगवान ने उनके हिस्से में नींद ही नहीं बनाई है। क्या बात है, बहुत खूब। क्या और जब नींद नहीं तो सपने नहीं, जब नींद नहीं तो सपने नहीं, इसलिए सपनों की दुनिया को छोड़ो और जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन कर्मठ चींटियों की तरह अनवरत दौड़ो। अब देखना यह है कि हम में से कौन कौन है जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व झोंक सके। फिर देखना, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें हमारी लक्ष्य प्राप्ति से रोक सके। क्या हमें हमारी बहुत खूब, लक्ष्य बहुत प्राप्ति खूब। से रोक सके। चींटी की बात से याद मुझे आया, चीटिंग। आजकल हिंदी कवि सम्मेलन में और काव्य मंचों पर चीटिंग बहुत होने लगी है। कोई भी नवोदित कवि या कोई कवि किसी दूसरे कवि की कविता पढ़ देता है, और कभी कभी तो अक्सर ऐसा होता है कि जो कवि जिसकी कविता पढ़ रहा है वो खुद मंच पर होता है। इस विषय पर आपका क्या कहना है, जरा बताइए। कवि सम्मेलनीय जो हमारा जीवन है, जो हमारा समाज है कवि सम्मेलनीय, वो बहुत सीमित है, बहुत छोटा है, मैं कहूंगा अल्पसंख्यक है। मतलब पता लग जाता है कि तुरंत पता लग जाएगा। आज नहीं, हो सकता है 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, पता लग लेकिन जाएगा। अगर आपको आदत पड़ गई चोरी की कविता की, आप हर जगह पढ़ोगे। मैंने तो ऐसा भी देखा, लाल किले के मंच से, जिसे हम देश का सबसे बड़ा सर्वाधिक प्रतिष्ठित मंच मानते हैं, वहां से भी कवि ने दूसरे की कविता पढ़ी, और अगले दिन जिसकी कविता थी उसने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उसने इंडिकेट किया कि ये कविता मेरी है। उस कवि की बहुत बदनामी हुई। इस तरह के, और एक साक्षात उदाहरण देता हूँ। एक कवि सम्मेलन में हमने 10 कवियों को चुना भारत के, उनको कहा कि नवोदित कवियों के रूप में उनको चुना, और उनको कहा कि आप काव्य पाठ करो। तो जब एक कवि ने काव्य पाठ किया, तो जिस कवि की कविता उसने पढ़ाई वो पढ़ी, वो कविता मतलब कविता किसी और की थी। किसी और कवि की कविता पढ़ी उसने। वो हमारे बड़े कवि थे बहादुरगढ़ के कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी, उनकी एक कविता एक नवोदित कवि ने पढ़ दी। वो मेरे साथ बैठे, बोले कविता तो मेरी है। अरे मैंने कहा आपकी कविता? उन्होंने पढ़ दी, और इस मंच से, और जहां मतलब वो स्वयं उस मंच पर थे। उस मंच पर। हो कितनी बड़ी बात हो। तो हमने उसको फिर बुलाया अलग से पीछे कार्य, उसके कुछ समय के पश्चात। उस वक्त नहीं रोका उसको, हमने कविता पढ़ने दी उसको पूरी। मैंने कहा जी कविता किसकी है? बोला मेरी है। मैंने कहा जी कब लिखी? बोले जी, मैंने कहा ये तो कविता आपकी नहीं है। जब हमने थोड़ा सा जोर दिया तो बोला मेरे भाई की है। तो भाई को बुलाएगा तो बोलेगा मेरे पापा की है। फिर उसने अंत में स्वीकार किया कि मुझसे गलती हुई, क्षमा मांगी। तो ऐसे अक्सर होता है, मतलब ये चलता है। जो नवोदित कवि हैं वो कुछ तालियों के प्रलोभन में ऐसी गलतियां कर लेते हैं, और एक बार आदत पड़ गई तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगी आदत। आज बहुत अच्छा संवाद आपके साथ रहा। कभी डॉक्टर साहब ऐसा अवसर हुआ कि जो हमारे देश के असली हीरो हैं, सैनिक जो हमारे सीमाओं पर प्रहरी के रूप में खड़े रहते हैं, उनके बीच जाना हुआ और उनके बीच कभी काव्य पाठ आपने किया? तो मैं सेना के लिए और बहुत प्रोग्राम करता हूँ मिलिट्री के लिए, मेरे उनके प्रति मेरे दिल में सम्मान भी बहुत है, लेकिन हम उनको हंसाने जाते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, और उनको मनोरंजन का जो साधन है बहुत सीमित है उनके लिए, और समय भी नहीं होता। तो जब अवसर मिलता तो हम उन्हें हंसाने का काम करते हैं। मैंने 4 पंक्तियां हास्य की लिखी, बिल्कुल आपको बहुत अच्छा लगेगा। कि एयर फोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया, तो उसने ये सोचकर जहाज को उल्टा सीधा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर एंगल पर घुमाया कि मेरी सास को मेरा हुनर दिख जाएगा। लेकिन जब शो खत्म करके सास के पास पहुंचा तो सास बोली, बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही रोचक आपके साथ संवाद रहा, और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं
कि आप सबने हमें सुना, हमें स्नेह दिया। और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ। अभी तो चलते हैं और फिर मिलते हैं। आप देख रहे हैं मनोज मक्खन द टॉक शो, और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं और हमें फॉलो करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो।